डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं यह है फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, या हम इसको एवरेज एटॉमिक मासेस भी कह सकते हैं। इससे पहले हम रिलेटिव एटॉमिक मास डिस्कस कर चुके हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास हो या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ये हम एटॉमिक मास के टॉपिक में पढ़ रहे हैं। एटॉमिक मास को हम फर्दर दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है और दूसरा हमारे पास फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने फार्मूला समझना है। फार्मूला समझने के बाद आप फ्रैक्शनल एटॉमिक मास मुकम्मल तौर पर समझ जाओगे। अब देख लें इसको गौर से। अगर हम डिफिनेशन पे नजर डाल दें तो यहाँ पे क्या लिखा है, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ आइसोटोपिक मासेस एंड नेचुरल अबंडेंस। हमने सम लेना है। किसका सम लेना है? हमने आइसोटोप्स के मासेस का और इसके अलावा नेचुरल अबंडेंस, जिसको हम रिलेटिव अबंडेंस भी कहते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम लेना है। आप एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के, एंड द आंसर इज डिवाइडेड बाय 100, और आंसर को हमने डिवाइड करना है किस पे? सम ऑफ अबंडेंसेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स। यानी जितने, अगर आपने दो आइसोटोप्स लिए हैं तो दोनों आइसोटोप्स के अबंडेंस का आपने क्या लेना है? सम लेना है। यह सम हमेशा किसके इक्वल होगा? 100 के। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि आपने इनको 100 पे डिवाइड करना है। तो फिर यहाँ पे जो मास हमें हासिल होगी, इस मास को हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, या फिर हम क्या कहेंगे, इट इज आल्सो नोन एज एवरेज एटॉमिक मास। हम इसको एवरेज एटॉमिक मास कह सकते हैं। तो एक नजर अगर आप फार्मूले पे डाल दें, गौर से देख लें, एवरेज और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आप किस तरह मालूम कर सकते हो? यहाँ पे आपने सम लेना है। किसका सम लेना है? यहाँ पे आपके पास एक तो मास ऑफ आइसोटोप हो सकता है, इसके अलावा रिलेटिव अबंडेंस हो सकता है। इन दोनों का, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट का आपने सम लेना है। हम इसको आगे जाके देखेंगे, एक एग्जांपल की मदद से हम इसको समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। और नीचे यानी किस पे डिवाइड करना है आपने? सम ऑफ अबंडेंसेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स। अगर आपके पास दो आइसोटोप्स हैं तो दोनों के रिलेटिव अबंडेंस का आपने सम लेना है। अगर तीन आइसोटोप्स हैं तो तीनों आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस का आपने सम लेना है। चार आइसोटोप्स हैं या ज्यादा आइसोटोप्स हैं, जितने भी हैं, उनके रिलेटिव अबंडेंस या नेचुरल अबंडेंस का आपने सम लेना है। और इस सम पे आपने किसको? सम ऑफ आइसोटोप, प्रोडक्ट ऑफ आइसोटोपिक मासेस एंड रिलेटिव अबंडेंस को डिवाइड करना है। मैं फिर बता दूं कि ये जो आप नीचे सम ले रहे हो, मुख्तलिफ आइसोटोप्स के, किसी भी एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस का, ये हमेशा किसके इक्वल होगा? 100 के इक्वल होगा। ये आपने ज़हनशीन करना है। अब हम आते हैं फार्मूले की तरफ। यहाँ पे फार्मूला आपके सामने है। अगर आपने एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास मालूम करनी हो तो आपको M1 मालूम होना चाहिए। M1 से क्या मुराद है? यहाँ पे मैं नीचे लिख भी चुका हूं, ये मास ऑफ आइसोटोप 1 है। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास दो आइसोटोप्स हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है? मास ऑफ आइसोटोप नंबर 1, इसको किस से मल्टीप्लाई करना है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप नंबर 1 से। अब इसके बाद प्लस ये दो आपको लेने चाहिए, यानी एक तो आइसोटोप की मास लेनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, इसके अलावा आपको रिलेटिव अबंडेंस उसकी मालूम होनी चाहिए, ये हम लेंगे। इसके बाद प्लस, प्लस के बाद एक आइसोटोप का मामला यहाँ पे खत्म हुआ। अब दूसरे आइसोटोप का आपने क्या करना है? मास लेना है। उस दूसरे आइसोटोप के मास को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? उसके रिलेटिव अबंडेंस से, यानी दूसरे आइसोटोप के रिलेटिव अबंडेंस से। अब यहाँ पे
आपने पहले आइसोटोप का मास और रिलेटिव अबंडेंस लिया, यानी इनका प्रोडक्ट लिया। यहाँ पे दूसरे आइसोटोप की मास और इसके रिलेटिव अबंडेंस का आपने प्रोडक्ट लिया। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स का फिर आपने क्या करना है, सम लेना है, यानी इन दोनों को आपने जमा करना है। फिर डिवाइड किस पे करना है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप नंबर 1 प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप नंबर 2। मैंने कहा दो आइसोटोप्स हूं या ज्यादा हूं, इनका सम यानी इनके रिलेटिव अबंडेंसेस का सम किसके इक्वल है, 100 के, और यहाँ पे मैंने 100 ही लिखा है। अब वापस सब कुछ वही है, आपने आइसोटोप नंबर 1 का मास लेना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके रिलेटिव अबंडेंस से, फिर प्लस जो दूसरा आइसोटोप है एलिमेंट का, उसका मास लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है उसके रिलेटिव अबंडेंस से, फिर दोनों का आपने मजमुआ लेना है। 100 पे डिवाइड करने के बाद आपको एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास मालूम हो जाएगी। नीचे मैं लिख चुका हूं कि MeVg क्या है आपके पास, ये एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। M1 से मुराद मास ऑफ आइसोटोप नंबर 1 है, RA1 से मुराद रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप नंबर 1 है, M2 से मुराद मास ऑफ आइसोटोप 2 है, RA2 रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप नंबर 2 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, पहले इसको देख लें। एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज फ्रैक्शनल। ज्यादातर एलिमेंट्स के मासेस, बल्कि अक्सर एलिमेंट्स के मासेस फ्रैक्शनल हैं, यानी होल नंबर में नहीं है। व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस, इसका पॉसिबल रीजन क्या आपके पास, तो आपको हम पहले भी पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, आपको मालूम है। अब most of the elements exist as a mixture of isotopes of different masses. For example, हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हर आइसोटोप की मास मुख्तलिफ है दूसरे से। प्रोटियम की 1 है, ड्यूट्रियम की 2 है, ट्राइटियम की 3 है, तो लाजमन इसमें 3 आइसोटोप्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन मिक्सचर है कितने आइसोटोप्स का, 3 आइसोटोप्स का, और इन तीनों आइसोटोप्स के मासेस भी डिफरेंट हैं। Hence, the atomic masses are fractional, इसलिए एटॉमिक मासेस फ्रैक्शनल होंगे। हम आगे देखेंगे कि हमने मालूम किस तरह करने हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पे देख लें एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने या एग्जांपल है आपके सामने, कार्बन हैज 2 आइसोटोप्स। कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से हैं कार्बन के, एक कार्बन 12 है और दूसरा कार्बन 13 है। कितने आइसोटोप्स हैं, 2, कार्बन 12 और कार्बन 13। हैविंग नेचुरल अबंडेंस 98.89, नेचुरल अबंडेंस कितनी है इसकी, यानी कार्बन 12 की 98.89 है, एंड 1.11 रिस्पेक्टिवली, और 1.11 किसका नेचुरल अबंडेंस है, कार्बन 13 का है। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, आपने कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है। अब यहाँ पे आप देख लें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आंसर कोई एक हो सकता है, या तो 12 हो सकता है, या 12.01, या 12.02, या 12.03 हो सकता है। हम देखेंगे, हिंट्स मैंने दे दिए हैं नीचे, इनकी मदद से हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा ज्यादा सुटेबल है, कौन सा आंसर ज्यादा सही है। फार्मूला आपके सामने है, ये फार्मूला है आपके सामने, इसको देख के हम इसको हल कर लेंगे। अब देख लें फार्मूले को। आपने मालूम क्या करना है, आपने मालूम क्या करना है, आपने एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है एलिमेंट का। अब इसमें M1 ये क्या है, मास ऑफ आइसोटोप नंबर 1 है, तो नंबर 1 यहाँ पे हम किसको ले लेते हैं, हम कार्बन को ले लेते हैं, तो यहाँ कार्बन 12 को, तो यहाँ पे मास ऑफ कार्बन 12, तो हमें मालूम है कि इसका मास क्या है, 12 के इक्वल है। अब इसके बाद M2 यानी मास ऑफ आइसोटोप नंबर 2, तो यहाँ पे हम किस आइसोटोप का मास ले लेते हैं,
कार्बन 13 का। तो कार्बन 13 का मास क्या है? 13 है। अब इसके अलावा हमें क्या मालूम होना चाहिए? रिलेटिव अबंडेंस मालूम होना चाहिए। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1, आइसोटोप 1 से मुराद क्या है? आइसोटोप 1 से मुराद इस वक्त कार्बन 12 है। तो बता दें इसका रिलेटिव अबंडेंस क्या है हमारे पास? 98.89, 98.89। अब इसके बाद देख लें नेक्स्ट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2। आइसोटोप 2 से मुराद हम क्या ले रहे हैं? कार्बन 13। तो कार्बन 13 का रिलेटिव अबंडेंस हमारे पास 1.11 है। क्या है? 1.11। अब इसके बाद आपने फार्मूला लेना है। क्या लेना है? फार्मूला यूज्ड। कौन सा फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है? देख लें यहां पे हमारे पास फार्मूला है एवरेज एटॉमिक मास मालूम करने का। यहां पे M1 मल्टीप्लाइड बाई RA1, यानी मास ऑफ आइसोटोप नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे? उसके रिलेटिव अबंडेंस से। इसके बाद प्लस मास ऑफ आइसोटोप नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप नंबर 2। फिर किस पे डिवाइड करना है? आपने इसके आंसर को डिवाइड करना है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें पूरा तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप नंबर 1 प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप नंबर 2। हमारे पास दो आइसोटोप हैं, इन दोनों के रिलेटिव अबंडेंस का आपने सम लेना है यहाँ पे। अब इसके बाद बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज, इसको गौर से देख लें, अच्छी तरह समझ लें, तो आपको डिफिनेशन में कोई मुश्किल नहीं होगी और एवरेज एटॉमिक मास मालूम करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। अब देखें यहाँ पे आपने क्या मालूम करना है? एवरेज एटॉमिक, एवरेज मास मालूम करना है। तो देख लें इसमें M1 क्या है? यहाँ पे आपके सामने है M1। M1 किसके इक्वल है? M1 12 के इक्वल है। मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई करना है? RA1। RA1 यहाँ पे आप देख लें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 आपके सामने है 98.89। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद आपने प्लस, इसके बाद मास ऑफ आइसोटोप नंबर 2 जो कि हमारे पास इस वक्त कार्बन 13 है, तो हम क्या लिखेंगे? 13 मल्टीप्लाइड बाई इसके बाद RA2 यानी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2, वो क्या है हमारे पास? यहाँ पे और से देख लें 1.11 है, 1.11। अब आंसर को आपने किस पे डिवाइड करना है? 100 पे। अब देख लें आपने 12 को मल्टीप्लाई करना है 98.89 के साथ। आप मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर क्या होगा? 1186.68। अब इसके बाद आपने इसको क्या करना है? प्लस करना है, जमा करना है किसके साथ? 13 मल्टीप्लाइड बाई 1 के साथ, और इसका आंसर है 14.43। फिर किस पे डिवाइड करना है? 100 पे। अब इन दोनों के सम को जब आप 100 पे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? आंसर। और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 12.01। तो ये 12.01 क्या है? ये एवरेज एटॉमिक मास है या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। किसका? ये कार्बन का है। किसका है? कार्बन का है। अब कार्बन के एवरेज एटॉमिक मास 12
भी नहीं है और 13 भी नहीं है, लेकिन 12 के करीब तर है। क्यों 12 के करीब तर है? क्योंकि कार्बन 12 की परसेंटेज ज्यादा है कार्बन में, या इसकी मिकदार ज्यादा है कार्बन में। तो लाजमन जिस आइसोटोप की मिकदार ज्यादा होगी या रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होगी, कार्बन के खसूसियात उसी आइसोटोप से मिलेंगे या मास भी उस आइसोटोप के करीब तर होगा। अब ये तो मैं बता चुका, आप इसको अच्छी तरह देख लें, फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें। ये आपने करना है, ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है। मुश्किल हो तो मुझे बता दें। एन एलिमेंट हैज 3 आइसोटोप्स। इस एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं। तीनों के नेचुरल अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस मैं दे चुका हूं, आपके सामने है, और तीनों के मासेस भी दे चुका हूं। अब इन्हीं मासेस को या रिलेटिव अबंडेंस को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है? आपने एवरेज एटॉमिक मास मालूम करनी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका? एग्जांपल नंबर 3 देख लें। बोरोन हैज 2 आइसोटोप्स। बोरोन के कितने आइसोटोप्स हैं? 2 आइसोटोप्स हैं। कौन से? एक बोरोन 10 और एक बोरोन 11 है। बोरोन 10 का रिलेटिव अबंडेंस आपके सामने है, 19.8% है, और बोरोन 11 के 80.2% है। अब यहाँ पे वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं, फार्मूला में फिट करके आप मालूम कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखें, एक चीज ये टिप्स के तौर पे आपने याद रखना है, मैं पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि जिस आइसोटोप की मास, जिस आइसोटोप का रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा हो, उसका मास उसी के करीब तर होगा, उसी के करीब तर होगा। अब यहाँ पे परसेंटेज बोरोन 11 की ज्यादा है, तो मास इसके करीब तर हो सकता है 12 लिए। तो आपने मालूम करना है इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही है। वो जो भी हो आप मुझे बता दें, और गौर से देखें। बोरोन 10 का रिलेटिव अबंडेंस कम है, तो मास इसके करीब तर नहीं हो सकता। जिस तरह हम पहले एग्जांपल में देख चुके हैं, मास 12 के करीब है। क्यों? 12 का रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे मास 11 के करीब हो सकता है। अब वो फिर लाजमन 10 तो नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं, 10.4 11 के करीब है या नहीं, 10.8 11 के नजदीक है या नहीं, 11.2 11 के करीब तर है या नहीं। अब अगर जो करीब तर हूं, इनमें से 11 के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। तो बहरहाल ये बतौर टिप्स के आपने याद रखना है। अब कौन सा आंसर सही है वो आपने मुझे बताना है, कमेंट कर लें। अब यहां पे देख लें एग्जांपल नंबर 4। क्या? क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स दैट आर क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35। एक आइसोटोप की मास 37 है और क्लोरीन के दूसरे आइसोटोप की मास 35 है। इन द रेशो ऑफ 1:3। यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस नहीं दिया है, रेशो दी गई है, 1 और 3 के रेशो में मौजूद है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज। आपने एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है किसका? क्लोरीन का। अब यहाँ पे मैं आंसर तो बता चुका हूं ऑलरेडी, 35.5 को मैंने बोल्ड किया है, तो यहाँ पे इसका आंसर यही है। हम देखेंगे कि वाकई 35.5 है या नहीं है। तो इसके लिए जो फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे मैं दे चुका हूं। तो आपने क्या मालूम करना है? एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। किस तरह? यहाँ पे भी m1 है मल्टीप्लाइड बाय x, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे m2 मल्टीप्लाइड बाय y। अब यहाँ पे ये जो x और y है ये रेशो के लिए हैं। इसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे x प्लस y आपने लेना है। जिस तरह पहले फार्मूले में नीचे हम क्या ले रहे थे? हम रिलेटिव अबंडेंसेस का
सम ले रहे थे, जितने भी आइसोटोप्स थे उनके रिलेटिव अबंडेंसेस का हम सम ले रहे थे। यहाँ पे फिर जितने भी आइसोटोप्स हैं एलिमेंट के, उनके रेशोज का हम सम लेंगे। क्या लेंगे? रेशोज का सम लेंगे। बहरहाल अपनी फार्मूला याद रखना है। हम आते हैं नीचे। अब M1 वही है, मास ऑफ आइसोटोप नंबर 1 है, और X इसकी रेशो है उस आइसोटोप की, यानी आइसोटोप नंबर 1 की। M2 मास ऑफ आइसोटोप नंबर 2 है, और Y उस आइसोटोप की रेशो है, और रेशो यहाँ पे सवाल में आपको दिया जाता है। अब नीचे X क्या है? ये रेशो है किस आइसोटोप की? आइसोटोप नंबर 1 की। और Y क्या है? ये रेशो है किस आइसोटोप की? आइसोटोप नंबर 2 की। तो अगर हम यहाँ पे लिखें दोबारा इसको, तो हम लिख सकते हैं M1 आपको मालूम होना चाहिए। M1 क्या है आपके पास? ये क्लोरीन 37 की मास कितनी है? 37 है। इसके बाद M2 से मुराद मास है दूसरे आइसोटोप की, और दूसरा आइसोटोप हमारे पास 35 है, और इसकी मास यही 35 ही है। अब X और Y वहां पे हमें बता दिया गया है कि रेशो क्या है? 1 और 3 की है, 1 और 3 की। तो X यानी आइसोटोप नंबर 1 की रेशो 1 है, और Y यानी आइसोटोप नंबर 2 की रेशो हमारे पास 3। ये 1 और 3 के रेशो में पाए जाते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या लेंगे? हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। बाय पुटिंग द वैल्यूज कहां पे पुट करने हैं? फार्मूले में पुट करने। आपने एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास मालूम करनी है, M1 की वैल्यू पुट करनी है, और ये आपके पास क्या है? 37। इस आइसोटोप की रेशो क्या है? X हमारे पास 1 है, फिर इसके बाद प्लस M2 यानी आइसोटोप नंबर 2 की मास क्या है आपके पास? वो 35। किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके रेशो से। और इस दूसरे आइसोटोप की रेशो क्या है हमारे पास? इसकी रेशो हमारे पास 3 है। अब इनका आंसर हम डिवाइड करेंगे किस पे? X प्लस Y पे। X क्या है? ये हमारे पास X की वैल्यू हमारे पास 1 है, और Y की वैल्यू क्या है? हमारे पास 3 है, यानी 1 और 3 के रेशो में है, तो हम 1 प्लस 3 लिखेंगे। अब 37 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 37 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 37। इसके अलावा प्लस है, प्लस के बाद देख लें 35 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा आपके पास? 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 105। अब इसके बाद 3 प्लस 1 करना है, तो ये किसके इक्वल है? 4 के। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 37 प्लस 105 दोनों को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आपके पास आंसर क्या होगा? 142। इसको डिवाइड करना है किस पे? 4 पे डिवाइड करना है। तो 4 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर क्या होगा? 35.5। अब ये 35.5 क्या है? ये एवरेज एटॉमिक मास है या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है? किसका? ये क्लोरीन का है। किसका है? क्लोरीन का है। अब एक दफा फिर गौर से देख लें, यहाँ पे अच्छी तरह देख लें, जहन में रखें। आपके पास 2 आइसोटोप हैं। एक आइसोटोप की मास 37 है और एक की 35 है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि किसका रेशो ज्यादा है, यानी किस आइसोटोप का रेशो ज्यादा है। तो जिस आइसोटोप का रेशो ज्यादा हो, मास एवरेज मास उसके करीब तर होगा। अब यहाँ पे 1 और 3 के रेशो में है, यानी एक आपके पास क्लोरीन 37 है और दूसरा क्लोरीन 35। रेशो क्या है? 1 और 3 की है। किसकी रेशो ज्यादा है? क्लोरीन 35 की, तो मास इसके करीब तर होगा।
यानी 37 नहीं हो सकता, ना 35 एग्जैक्ट होगा, क्योंकि 35 तो उस वक्त होगा जब सिर्फ क्लोरीन 35 हो, 37 उस वक्त होगा जो सिर्फ क्लोरीन 37 हो। ये तो मिक्सचर है, लेकिन मिक्सचर में फिर एवरेज मास किसके इक्वल होगी, किसके करीबतर होगी, एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं हो सकती, जिसकी परसेंटेज ज्यादा हो। या यहाँ पे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं जिसका रेशो ज्यादा हो, मास उसके करीबतर होगा। रेशो चूंकि किसकी ज्यादा है, क्लोरीन 35 की, यानी 1 और 3 के रेशो में है, तो क्लोरीन 35 के रेशो ज्यादा होने की वजह से, 3 होने की वजह से क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन 35 के नजदीक है, जो कि 35.5 है। तो ये आपने याद रखना है और इसकी आपने खूब प्रैक्टिस भी करनी है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपको दे चुका हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो वो क्या है देख लें। इन एलिमेंट है 2 आइसोटोप्स, एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं, रेशो आपने याद रखनी है, पहले आइसोटोप की 4 है जो यहाँ पे मैं लिख चुका हूं, और दूसरे की 1 है, गलती नहीं करनी है। इफ देयर masses are 16 and 18, एक की मास, एक आइसोटोप की मास 16 है और दूसरे आइसोटोप की मास 18 है, 2 आइसोटोप्स हैं, यानी M1 आपके पास 16 है और M2 आपके पास 18 है, then what will be average atomic mass of that element? ये जो अननोन एलिमेंट है, आपने इसका एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास मालूम करना है। यहाँ पे देख लें, इनमें आपको पता चल गया कर, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, एक की मास 16 और दूसरे की 18 है, लेकिन 16 की रेशो 4 है और 18 की रेशो 1 है, तो मास आप खुद बता दें किसके करीबतर होगा, किसके नजदीक होगा। तो यहाँ पे आप गेस भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो कि ये मास ज्यादा सही है। बहरहाल आपने इसको दिए गए फार्मूले के तहत हल करना है। हल करने के बाद आपको सी ऑप्शन मालूम हो जाएगा। अगर कोई मुश्किल हो इस टॉपिक में, तो मैं पहले भी 1-2 दफा कह चुका हूं, आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। फिलहाल अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह जल्द ही एक और टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी।